हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि बड़े होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के सामने यकीन नीट ये बुक है जो फिज़िक्स वाला ने पब्लिश किया है। और ये जो बुक है वो जूलॉजी का है और ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। हिंदी में है, हिंदी नोट्स है पूरा। नोट्स या बुक कह लीजिए, बुक ही है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान मॉड्यूल 1 है। पहला चैप्टर है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। यहाँ पर ईयर वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एनालिसिस कर सकते हैं जो 2014 से 2023 के बीच में पूछा गया है। 2020 में सवालों की संख्या इस चैप्टर से काफ़ी बड़ी, 5 सवाल पूछे गए हैं लगभग 2020 में। और फिर टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। यहाँ से 19 सवाल बने हैं कॉकरोच वाले टॉपिक से। तो थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसे सुन सकते हैं। लिखा हुआ है परिचय। एक कोशिकीय जीवों में पाचन, श्वसन और प्रजनन जैसे सभी कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो एक ही कोशिका द्वारा इनमें श्वसन, पाचन, प्रजनन सभी कार्य होते हैं। और बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में समान मूलभूत कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से किए जाते हैं। ये कुछ परिचय है, उसे देखा जा रहा है बस। हाइड्रा जैसे साधारण जीव का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं की संख्या हजारों में हो सकती है। मानव शरीर विभिन्न कार्य करने के लिए अरबों कोशिकाओं से बना है। जनन स्तर की बात करते हैं। भ्रूण के विकास के प्रारंभिक चरण में जनन स्तर का निर्माण होता है। कब? जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तब, उसी के इनिशियल फेज में। जनन स्तर के प्रकार। बाह्य जनन स्तर से त्वचा और तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। ये बाह्य जनन स्तर से त्वचा और तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। मध्य जन स्तर कई प्रकार की कोशिकाओं जैसे हड्डी, मांसपेशी और संयोजी ऊतक के विकास को निर्दिष्ट करता है। और अंतर्जनन स्तर पाचन और श्वसन तंत्र की अस्तर बन जाती है और यकृत और अग्न्याशय जैसे अंगों का निर्माण करती है। तो यहाँ से 3 स्तर के बारे में हमें जानकारी मिली: बाह्य जन स्तर, मध्य जन स्तर और अंतर्जनन स्तर। ऊतक जो होता है वो समान कोशिकाओं का एक समूह है जो अंतर कोशिकीय पदार्थों के साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है। यह प्राणियों में एक मूलभूत ढांचा प्रदान करता है। ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। मेयर एक वैज्ञानिक है, मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द दिया ऊतक के लिए। यह सबसे पहले सिलिंट्रेटा में पाया गया था। ऊतक विशिष्ट अनुपात और पैटर्न में व्यवस्थित होकर आमाशय, फेफड़े आदि जैसे अंग बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक और या रासायनिक परस्पर क्रिया द्वारा एक सामान्य कार्य करते हैं तब वे मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि। कोशिकाएं ऊतक, अंग और अंग तंत्र कार्य को विभाजित करती हैं जो श्रम विभाजन को प्रदर्शित करता है और पूरे शरीर के अस्तित्व में योगदान देता है। जंतु ऊतक की बात कर लेते हैं। जंतु ऊतक कोशिकाओं की संरचना उनके कार्य के अनुसार भिन्न होती है।
इसलिए ऊतक भिन्न होते हैं और उन्हें आमतौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जंतु ऊतक के प्रकार कितने प्रकार हैं? 4। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक क्या है? इसकी विशेषता, इसकी उत्पत्ति बाह्य जनस्तर, मध्य जनस्तर और अंतर जनस्तर से होती है। इस उपकला जो ऊतक है ये कहाँ से उत्पत्ति होती है? इसकी उत्पत्ति तो बाह्य जनस्तर, मध्य जनस्तर और अंतर जनस्तर से होती है। उपकला ऊतक शब्द क्या है? क्या साफ नहीं दिख रहा है ना? किसी वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, रुयेस क्या नाम है पता नहीं। एपिथेलियम एक ऊतक है जो कोशिकाओं की एक या अधिक परतों से बना होता है और इस प्रकार शरीर के कुछ हिस्से के लिए एक आवरण या अस्त्र प्रदान करता है। यहाँ जो साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ जो नाम लिखा हुआ है अभी गूगल से पता चला, उस वैज्ञानिक के नाम है फ्रेडरिक रुइस। 1703 में ये शब्द पेश किया गया था। उनका बुक है थिसॉरस एनाटोमिकस। इसी बुक से ये शब्द मिला है। एक उपकला में 2 सतहें होती हैं। मुक्त सतह देह तरल पदार्थ या वातावरण के संपर्क में रहती हैं और आधारभूत सतह आधार झिल्ली के संपर्क में होती हैं। कोशिकाएं छोटे अंतरकोशिकीय आधात्री के साथ सघन रूप से जुड़ी होती हैं। उपकला ऊतक असंवहनीय होती हैं। क्या होती हैं? असंवहनीय होती हैं। इसमें क्या होता है? रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। उपकला ऊतक अत्यधिक पुनर्योजी होती हैं। आधारीय झिल्ली उपकला और संयोजी ऊतक दोनों द्वारा स्रावित होती हैं। आधारीय झिल्ली अकोशिकीय होती हैं जो 2 लैमिनाई यानी पटल से बनी होती हैं। अकोशिकीय होती है। आधारीय पटल। आधारीय झिल्ली म्यूकोपॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। जालिकावत पटल, यह जालिकावत तंतु और कोलेजन तंतु से बना है जो अंतर्निहित संयोजी ऊतक का हिस्सा है। ये रहा उपकला। फिर ये 2 पटल, ये पटल लिखे हुए हैं, गलत है। फिर उसके नीचे है संयोजी ऊतक। चित्र में आधारीय झिल्ली को दिखाया गया है। यही आधारीय झिल्ली है जो 2 पटल से बना हुआ है। आधारीय झिल्ली की भूमिका। आधारीय झिल्ली का प्राथमिक कार्य उपकला कोशिकाओं के नीचे स्थित होता है जो इसे सहायता प्रदान करता है और नीचे के संयोजी ऊतकों से अलग करता है। उपकला ऊतक के कार्य। उपकला ऊतक सुरक्षा, निस्पंदन, विसरण, श्रवण और उत्सर्जन जैसे विभिन्न कार्य करते हैं। उपकला ऊतक का वर्गीकरण। उपकला ऊतक के प्रकार। कोशिकीय परत की संख्या के आधार पर। तो कोशिकीय परत की संख्या के आधार पर 2 प्रकार। एक है सरल उपकला, दूसरा है संयुक्त उपकला। सरल उपकला में यह एक कोशिकीय परत से बने होते हैं। देह गुहाओं, वाहिनियों
एवं नलिका का अस्तर होता है। यह अस्तर है अस्तर। जबकि संयुक्त उपकला 2 या 2 से अधिक अस्तरों की बनी होती है। इसका कार्य रक्षात्मक होता है, जैसे हमारी त्वचा। सरल उपकला जो है संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर 3 भाग में बटी हुई है। सल्की उपकला, घनाकार उपकला और तीसरा है स्तंभाकार उपकला। सरल उपकला सरल उपकला में केवल एक कोशिका परत होती है। प्रत्येक कोशिका अंतर्निहित आधारीय झिल्ली के सीधे संपर्क में होती है। इस प्रकार की उपकला शरीर की गुहाओं, रक्त और लसिका वाहिकाओं, हृदय और श्वसन तंत्र की अस्तर बनाती हैं। सरल उपकला ऊतक के प्रकार। उपकला ऊतक इसमें है सल्की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार, आभासी और उपकला ग्रंथिल। ये 5 प्रकार के हैं। सरल सल्की उपकला अनियमित सीमाओं वाली तरंगनुमा यानी लहरदार चपटी कोशिकाओं की एकल पतली परत, जिसे टेसेलेटेड उपकला के रूप में जाना जाता है। टाइल जैसी दिखने के कारण इसे फुटपाथ यानी पटरी उपकला के रूप में भी जाना जाता है। यह उपकला निस्पंदन और विसरण जैसे कार्यों में भाग लेती है। ये रक्त वाहिकाओं, लसिका वाहिका, हृदय, पेरिटोनियम, फुसफुस, पोमेन संपुट, हेलने पास के पतले खंड और फेफड़ों के वायुकोशों की अस्तर में पाई जाती हैं। सरल सल्की उपकला ये चित्र में आप देख सकते हैं। दूसरा है सरल घनाकार उपकला। यह आधारीय झिल्ली पर आधारित घनाकार कोशिकाओं की एकल परत है। केंद्रक केंद्र में स्थित होता है। ग्रंथियों, लार और अग्न्याशय वाहिनी की ग्रंथियों की नलिकाओं, वृक्क में विक्राणु, जिन्हें विक्रक भी कहा जा सकता है, विक्राणु की समीपस्थ कुंडलित नलिका पीसीटी में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य श्रवण एवं अवशोषण है। वृक्क में वृक्कों यानी नेफ्रॉन के समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी पीसीटी के उपकला में सूक्ष्मांकुर होते हैं, माइक्रोबिली के रूप में छोटे छोटे। सरल घनाकार उपकला, जिसे जनन उपकला के रूप में भी जाना जाता है, कोशिकाओं की एक मोटी परत होती है जो भ्रूण के प्रारंभिक विकास चरण के दौरान जननांगों को आश्रित करती है। ये घनाकार कोशिकाएं होती हैं जो वृषण और अंडाशय दोनों में पाई जाती हैं। चित्र 3 सरल घनाकार उपकला को प्रदर्शित कर रहा है। सरल घनाकार उपकला रूपांतरण, किसमें रूपांतरण होता है पता चलेगा। घनाकार ब्रश बॉर्डर, यह सरल घनाकार के सूक्ष्मांकुर से ढकी हुई परत होती है। सूक्ष्मांकुर की ब्रश बॉर्डर के साथ घनाकार उपकला वृक्कों के समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी पीसीटी में पाई जाती है। यह कोशिका की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। बी पक्षमाभी घनाकार। पक्षमाभ के साथ घनाकार उपकला कोशिकाओं की शीर्ष सतह को पक्षमाभी घनाकार कोशिकाएं कहा जाता है। ये पक्षमाभ गति को सुगम बनाते हैं। श्वसनिका में पक्षमाभी घनाकार कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तीसरा है सरल स्तंभाकार उपकला। ये लंबी और पतली कोशिकाओं की एक अस्तर से बनी होती हैं। इनके केंद्रक आधार पर स्थित होते हैं। मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य श्रवण एवं अवशोषण है।
ये अमाशय, आंत और पित्ताशय की आस्तर में पाए जाते हैं। पक्षमाभ स्तंभाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर मौजूद होती हैं, जैसे डिंबवाही नलिका। ये चित्र 6 में आप देख सकते हैं। सरल स्तंभाकार का रूपांतरण। ब्रश बॉर्डर स्तंभाकार उपकला। ब्रश बॉर्डर स्तंभाकार उपकला एक स्तंभाकार उपकला है जो सूक्ष्मांकुर द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जो कि खुली सतह पर कोशिका के ज्योद्रव्यी विस्तार होते हैं, अवशोषण में सहायक होते हैं। ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। पक्षमाभी स्तंभाकार। जैसा कि उनके नाम से पता चलता है कि पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं आकार में आयताकार होती हैं और उनमें रोम जैसे उभार होते हैं, जिन्हें पक्षमाभ कहा जाता है। कोशिकाओं के केंद्रक आधार की ओर पाए जाते हैं और अक्सर लंबे होते हैं। पदार्थों या बहुत छोटे बाहरी निकायों को साफ करने या स्थानांतरित करने की भूमिका निभाते हैं। पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला श्वसन पथ में पाया जाता है, जहां श्वसन पथ को साफ करने के लिए श्लेष्मा और वायु के निष्कासित किया जाता है, जैसे डिंबवाहिनी नलिका, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का तंत्रिका छद एम्पेडिस्मा। मुख्य बिंदु। दृढ़ पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला। दृढ़ पक्षमाभ छदम स्त्रीकृत स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं में संरचना है। ये बेलनाकार अगतिशील होते हैं। ये नर जनन पथ के कुछ भागों जैसे अधिवृषण और वास डिफरेंस में पाए जाते हैं। आभासी स्त्रीकृत उपकला सुरक्षा प्रदान करता है। नर मूत्र मार्ग में शुक्राणु के स्राव में सहायता करता है। यदि स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाएं अपनी मुक्त सतह पर पक्षमाभ धारण करती हैं तो उन्हें पक्षमाभी उपकला कहा जाता है। उनका कार्य उपकला के ऊपर कणों या श्लेष्म को एक विशिष्ट दिशा में ले जाना है। ये मुख्य रूप से श्वसनिका और डिंबवाही नलिका जैसे खोखले अंगों की आंतरिक सतह पर मौजूद होते हैं। ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला एक प्रकार की उपकला ऊतक है जो बहुत सारे स्रावी पदार्थों का उत्पादन और अवमुक्त करता है। ग्रंथि क्या है? कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाएं स्राव के लिए विशिष्ट हो जाती हैं और ग्रंथिल उपकला कहलाती हैं। वे मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं से युक्त और बहुकोशिकीय कोशिकाओं के समूह से युक्त। यहाँ तो साफ दिख ही नहीं रहा। सही से PDF है ही नहीं, आगे कैसे पढ़ोगे? चलो यहीं तक रखते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।